और सबसे महत्वपूर्ण बात अजय है कि रणवीर सिंह तो इसके हीरो है ही नहीं। हकीकत, कड़वी सच्चाई को पाकिस्तान के सामने लाकर रखा गया है। अब आप उसमें 50,000 एंगल अगर ऐड कर दें, इस्लामोफोबिया ऐड कर दें, ये ऐड कर दें और वो ऐड कर दें, और अक्षय खन्ना ने जिसको निभाया है बखूबी निभाया है, और स्क्रीन पर जब आप देखते हैं आपको कभी लगता नहीं है कि आप वास्तविक डकैत को नहीं देख रहे हैं स्क्रीन पर। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रोमोशनल टैक्टिक ही है भाई। तो दाऊद का एक वो फेज है जिसमें आप दाऊद को रीड करिए और स्टडी करिए कराची की ग्रोथ से। अब पहले ये सब नहीं हुआ है, इसीलिए धुरंधर हिट हो गई। वो आदमी एक फैनेटिक इस्लामिक पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी बनाकर रह रहा था। जैसे मुंबई था और पहले बॉम्बे था, वैसे ही कराची है। अब देखिए 26/11 की जब घटना हुई तो रास्ता तो एक ही था ना, कराची, गुजरात, मुंबई। एक वक्त आया कराची महाजिर के कब्जे में था। महाजिर कौन थे? हमारे यहाँ से गए हुए लोग। लेकिन जो कराची की गलियां हमने और आपने देखी, उन गलियों में एक्चुअली सूरज दिखता नहीं था। स्थिति तो यही। सही बात। फौज और ISI चलाते तो पाकिस्तान वही है। ये वो मुल्क है जिसमें कि कोई हेड ऑफ स्टेट ने कभी अपना टर्म नहीं पूरा किया। ये वो मुल्क है जहां पर किसी की अगर मौत हुई तो बहुत खराब मौत हुई हेड ऑफ स्टेट्स की। बेनजीर को ज्यादा भरोसा था रहमान डकैत पे। अब ये तो ठीक ऐसी बात हो गई कि कोई आदमी, कोई पॉलिटिशियन, बड़ा कद्दावर पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में छोटा राजन से प्रोटेक्शन मांगे। जैसे इंडिया में होता है बाहुबली। और क्या होते हैं बाहुबली? यही है। मतलब मैंने तो कितनी बार ये कहा है कि मुंबई पुलिस में, और जब तेलगी जैसी स्टोरी हमने ब्रेक की तो मैंने कहा क्राइम ब्रांच ही असली अंडरवर्ल्ड है। अब हर बॉलीवुड वाला भागेगा पाकिस्तान पर कहानी करने के लिए। भेड़िया जसान टाइप के लोग हैं वो। फिल्म धुरंधर के बारे में जितनी बात की जाए कम है। अब इस पर विवाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास विवाद में भी जानकारियों का पिटारा होता है। ऐसे ही हैं अभिज्ञान प्रकाश, मेरे परम मित्र, सहयोगी, और हम सब लगातार इस जमाने को देखते आए हैं उस समय से जब शायद पत्रकारिता के लिए या टीवी पत्रकारिता के लिए लोगों के पास वक्त हुआ करता था। आज भी है, लेकिन एक दूसरे अंदाज में। अभिज्ञान, थैंक यू। 1,000 करोड़ का बिजनेस धुरंधर फिल्म करती है। क्या आपको लगता है कि रणबीर सिंह ने कभी ये सोचा होगा कि उनकी ये फिल्म, जो शायद बहुत लंबे अरसे तक डब्बों में बंद रह सकती थी, 1,000 करोड़ का बिजनेस करके हजारिया क्लब में पहुंच जाएगी? नहीं, रणबीर सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा। और ये भी बात सच है कि ये फिल्म डब्बों में रही। ये बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे पक्के तौर पर पता है क्योंकि इसका एक प्रोसेस था। ये डब्बों में रही तो रणबीर सिंह ने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा होगा पहले। और सबसे महत्वपूर्ण बात अजय है कि रणवीर सिंह तो इसके हीरो है ही नहीं। फिल्म के वो हीरो हों, फिल्मों में अपनी वो उछल कूद मचाए बंदर की तरह, वो उनका अलग किरदार है, उनका काम है। फिल्म का तो हीरो अक्षय खन्ना है, तो उस पर कोई डिबेट अब बची नहीं है एज फार एज पॉपुलर ओपिनियन गोज। मेन सवाल जो बिल्कुल क्लियर है इस फिल्म की सफलता का, वो बड़ा सरल और सीधा सवाल है। क्यों विवाद बनाया गया, क्यों इसको एजेंडे से जोड़ा गया, क्यों इसमें तमाम एंगल्स डाले गए, मेरी समझ में नहीं आता। उनकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधी सरल कहानी ये है अजय, जैसे मुंबई था और पहले बॉम्बे था, वैसे ही कराची है। छोटा वर्जन है, लेकिन दोनों के पास बंदरगाह है, और जिसके पास बंदरगाह होता है वहां अपराध और स्मगलिंग का अड्डा बनता है। बगैर उसके आप कर ही नहीं सकते, पहाड़ों में तो नहीं हो पाती ना स्मगलिंग। तो कराची की एक अपनी हिस्ट्री हमेशा से रही है एज फार एज द अंडरवर्ल्ड गोज, और उसमें आपको बहुत सारी समानताएं मुंबई के अंडरवर्ल्ड से मिलेंगी। मुंबई का अगर मैं ये कहूं कि कराची ओरिजिनल है, से एक्टिव हो गया था। हाँ। और 90s के अपने पीक में आया। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर मैं ये कहूं कि कराची ओरिजिनल है और बॉम्बे उस हिसाब से जहां अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, टेरर का जो कॉम्बिनेशन कराची में देखने को मिला, वो बॉम्बे में बाद आया। क्या मैं गलत हूं, या आपको लगता है कि इसको
मैं एग्जैजरेशन का नहीं, एक दोनों हिस्सा- एक साथ ही था, क्योंकि देखिए बड़ा इसमें इसके स्टेजेस समझाना बहुत जरूरी है। अब दो डिटेल्स की इतनी कहानियां हो Right. चुकी है हाजी मस्तान और बाकी लोगों की, लेकिन मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था कि भाई पानी मिला और पानी के सहारे आपको नाव मिली और नाव के सहारे आपको स्मगलिंग का रूट मिला। तो सबने इसेंशियली काम तो गोल्ड स्मगलिंग से किया। ड्रग्स का सीन बहुत बाद में आया। ड्रग्स का सीन ये वहाँ के जो हम लोगों ने बहुत यात्राएं की हैं पाकिस्तान की, आपने भी की हैं, तो ड्रग्स का सीन कराची में थोड़ा पहले आ गया इसकी वजह से क्योंकि आप अफगानिस्तान के नज़दीक हैं। इंडिया में वो वक्त लगा। Yes. तो मेन मुद्दा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हों, चाहे वो ऐसे ऐसे सामान बेचने की चीज़ें हों जो बहुत महंगे में उस समय आपको भयानक ड्यूटी पे मिलते थे, चाहे वो सीधे तौर पर गोल्ड हो, तो स्मगलिंग का रास्ता जो है वो दोनों एक ही समय पर बना। तो इसलिए ये रिसर्च करके पकड़ पाना है कि शायद कराची पहले हुआ या मुंबई पहले हुआ बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूट तो एक ही है ना। अब देखिए 26/11 की जब घटना हुई तो रास्ता तो एक ही था ना, कराची, गुजरात, बिल्कुल मुंबई। हाँ तो रूट तो वही था। हाँ तो इसलिए ये कह पाना कि कौन पहले हुआ और कौन बाद में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पठान्स की पीरियड को आप देखिए मुंबई अंडरवर्ल्ड में, उसके बाद फिर करीम लाला का पीरियड आया, फिर ऑफ कोर्स करीम लाला के साइमल्टेनियसली हाजी मस्तान जो कहते हैं मैं ड्रग्स नहीं करता था, मैं स्मगलर हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ, ये हाजी मस्तान का अपना बयान था। हाँ। तो ये सारा पीरियड वहां पर भी जो हमको आज पता चल रहा है धुरंधर के थ्रू, वहां पर भी एक्टिविटीज से कोइंसाइड करता है। बिल्कुल। लेकिन जो एक मिक्स अब देखने को मिला, और खास करके इस फिल्म में अगर हम डकैत के किरदार की बात करें, अक्षय खन्ना ने जिसको निभाया है, बखूबी निभाया है, और स्क्रीन पर जब आप देखते हैं आपको कभी लगता नहीं है कि आप वास्तविक डकैत को नहीं देख रहे हैं स्क्रीन पर। वो जो पूरा कैरेक्टर है, उसका जो पूरा रोल कराची के अंडरवर्ल्ड में था, जो उसका ग्रिप आईएसआई के साथ था, जो एक तरह से पूरे एक बलूच होते हुए भी वो आदमी एक फैनेटिक इस्लामिक पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी बनाकर रह रहा था। आप, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा इलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि लोग शायद अभी भी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे अक्षय खन्ना के रोल को, ऐसा मुझे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल है। सीधी सीधी बात मैं बताता हूं आपको, कराची किसके कब्जे में था? एक वक्त आया कराची मुहाजिर के कब्जे में था। मुहाजिर कौन थे? हमारे यहां से गए हुए लोग। इनका नेता कौन था? अल्ताफ हुसैन। कराची का ग्रिप अगर किसी के पास था, पकड़ किसी के पास थी, वो अल्ताफ हुसैन के पास थी, मुहाजिर्स के बाद के पास थी। उसके बाद अलग अलग पंजाबी, सिंधी और बलोच जैसे रहमान डकैत था, ये गैंग्स ने ऑपरेट करना शुरू किया। और एक समय पर वहाँ के मीडिया ने इसको लिखा भी है, एनालिस्ट ने कहा भी है कि एक तरह से वो अल्ताफ हुसैन से प्रोटेक्शन लेते थे और फिर वो ऑपरेट करते थे। तो रहमान डकैत की कहानियां पाकिस्तान में, अभी हिंदुस्तान में तो कर पहली बार लोगों को आज पता चली, हम लोग तो तब से जानते थे, मतलब कोई नई बात नहीं थी। और रहमान डकैत कितना क्रूर है, उसके एग्जीक्यूशंस कितने क्रूर हैं, गवर्नमेंट्स उसका, वहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट वैसी होती नहीं है, सरकार तो असली फौज और ISI है, उसके उससे कितने लाइसेंस हैं, ये सब था। लेकिन रहमान डकैत का पीक तब आ गया जब अल्ताफ हुसैन चला गया कराची छोड़कर। उसको मतलब हालात ऐसे बने, उसकी सियासत अलग है, नहीं तो अल्ताफ हुसैन पे हमें बात करनी पड़ेगी। तो वो जब चला गया छोड़कर पाकिस्तान, उसके बाद आता है रहमान डकैत का समय, और इलाका एक ही है। हाँ। अगर मुंबई में डोंगरी है, भाई कला है, मोहम्मद अली रोड है, यही इलाके हैं, तो वहां पे भी एक लायरी है। ऐसा नहीं पूरा कराची, पूरा कराची, क्लिफ्टन तो बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया है जहां दाऊद के रहने की इतनी एविडेंसेस मिली। हाँ। तो एक ही उसी लायरी इलाके की लड़ाई थी ये सारी, उसके वर्चस्व की लड़ाई थी। इलाका भले छोटा था लेकिन उसका डोमिनेंस बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही। और जिस तरह से पिक्चराइजेशन है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा, और खास करके कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा कि कराची इतना गया गुजरा नहीं है, वो ऐसा धुला पिटा शहर नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वो एक ड्रामेटाइज्ड पिक्चराइजेशन है, लेकिन जो कराची की गलियां हमने और आपने देखी हैं, उन गलियों में एक्चुअली सूरज दिखता नहीं था। स्थिति तो यही सही बात है।
और जिस तरह से वहां पर आपको एक कांस्टेंट फियर डोमिनेटिंग रहा करता था आपके ऊपर, जब आप किसी भी अच्छे कॉन्टैक्ट के साथ भी जा रहे हो, कोई ठिकाना नहीं है कौन सी चीज कहां कब गड़बड़ा जाए। और बाइक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं था, गाड़ी लेकर चल पाना बहुत मुश्किल था उन गलियों में। बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसा लगता था कि बनारस की गलियां भी चौड़ी हैं उसके सामने। सही बात, बिल्कुल सही बात। उस पिक्चराइजेशन, उस छोटे से डोमिनेट स्पेस को किस तरीके से कराची के पॉलिटिकल स्पेस के साथ जोड़ा गया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक टेरर नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, इसमें रहमान डकैत की भूमिका भी बड़ी रही है। Why don't you elaborate on that? बड़ा क्लियर है। देखिए, रहमान डकैत जैसे लोग जब राइज करने लगे, जब अपराध वहां पर राइज करने लगा कराची के सकरी गलियों में, जो बिल्कुल सही आपने कहा, तो उसके बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उनको अपने माई बाप के टच में आना है। यानी कि फौज और आईएसआई चलाते तो पाकिस्तान वही है। ये वो मुल्क है जिसमें कि कोई हेड ऑफ स्टेट ने कभी अपना टर्म नहीं पूरा किया। ये वो मुल्क है जहां पर किसी की अगर मौत हुई तो बहुत खराब मौत हुई हेड ऑफ स्टेट्स की। तो पाकिस्तान वो मुल्क है। तो इन लोगों का इनके टच में आना तो स्वाभाविक था। और उसके बाद इन लोगों ने इनको ही इस्तेमाल करके, रहमान डकैत को ही इस्तेमाल करके, या उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करके, उसके ओपोनेंट्स को इस्तेमाल करके इन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। तो एक तरह से ये टर्फ हो गया था। हाँ। कि यहां पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी वर्चस्व की। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि सबसे बड़ा एंगल, जो मुझे नहीं पता कि उसको आज कितना एलैबोरेट किया जाएगा और इस बहस के थ्रू, कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैसे का भी तो शहर था ना। बिल्कुल। हवाला, फेक करेंसी, फेक मनी एक्सचेंजेस। अब उसमें देखिए आपके फिल्म में दिखाया है उन लोगों को कैसे उन्होंने ऑपरेट किया। तो ठीक मुंबई की तरह ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा था। ये गलत व्यापार भी प्रोवाइड कर रहा था और ये अंडरवर्ल्ड भी प्रोवाइड कर रहा था। तो डेडली कॉकटेल बन गया पॉलिटिशियंस के लिए इसमें घुसने के। पॉलिटिशियंस जो है भाई, अच्छा, फिर बाद में जो है अंततः दाऊद की एंट्री होती है। हाँ। ठीक है, दाऊद के लिए जब दुबई इतनी मुश्किल हो गई और दाऊद के मसले दुबई के सड़कों पर आने लगे, तो उनको शेखों ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ आप नहीं रह सकते। दाऊद ने कौन सा शहर चुना? कराची। लेकिन कराची में दाऊद इनके साथ अलाइन हुआ, दाऊद इनके ऊपर नहीं गया। बिल्कुल। आज भी कहानी जो बताई जाने वाली है, जो नहीं जिसका सीधा जवाब मिलता, वो 4 दिन की नूरा के गायब होने की कहानी, जिसके ऊपर नाम लगाया जाता है रहमान डकैत का। हाँ। दाऊद इब्राहिम का भाई 4 दिन के लिए गायब हो जाए और दाऊद इब्राहिम उसको परसू नहीं करे, तो इमेजिन कि इनकी पकड़ क्या थी। बिल्कुल। और ना ही वो कहीं किसी स्पेस में आया, उसके बारे में किसी ने आज तक कभी कोई चर्चा कही नहीं है ना। दाऊद ने नहीं होने दी। कहाँ गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, दाऊद ने नहीं होने दी। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि दाऊद ने नहीं होने दी। तो इसका मतलब कि इन लोगों का वर्चस्व वहां पर कितना था। दूसरी एक बहुत बड़ी घटना, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इनके डोमिनेंस की हम बताते हैं, क्योंकि ये पीछे से अलाइंड थे इस्लामाबाद में बैठी ताकतों से। जब बेनजीर भुट्टो को, ये एक इत्तेफाक है, मैं ये किस्सा पहली बार आज बता रहा हूँ, किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात हुई थी बेनजीर भुट्टो से। आप जानते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हमेशा इंडियन जर्नलिस्ट से मिलते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। तो जल्दी जल्दी की एक मुलाकात थी लंदन में, और मुझे भी याद है, तो उस समय एक बात हुई थी कि इंटरव्यू, एक जर्नलिस्ट को क्या चाहिए, इंटरव्यू। बट वो टाइमिंग में ही हमारा मैच कर पाया और वो बिजी थी। और फिर नेक्स्ट मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान वापस चली गई। तो नेचुरली वो इंटरव्यू हो ही नहीं सकता था। उस समय जब मैं उनको ट्रैक कर रहा था और खबरों को ट्रैक कर रहा था, या वहाँ के कुछ लोगों से लंदन में बात कर रहा था, उस समय ये खबरें चली थी, जो बाद में बहुत लोग कहते हैं कि सही साबित हुई, कि बेनजीर को जब आईएसआई से सीधा मैसेज गया कि आपकी जान को खतरा है, स्पेसिफिक मैसेज यहां तक गया कि आप किसी भी ओपन व्हीकल में बाहर आकर मत कैंपेन करिएगा। और ठीक वही उनके साथ हुआ, वैसे ही उनकी मौत हुई सैडली। तब लोग कहते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का जिम्मा
बेनजीर को ज्यादा भरोसा था रहमान डकैत पे। अब वो तस्वीरें भी अब आ रही हैं कि एक लड़के को सर्कल करके दिखाते हैं, अब वो रहमान डकैत है या नहीं है तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन होगा, बट वहां का प्रेस ये कहता है कि रहमान डकैत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कराची की सड़कों पर इनका इस किस्म का इन्फ्लुएंस था और आसपास के इलाकों में भी, कि बेनजीर ऑन हर रिटर्न फेल्ट सेफर टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम these people, they are outlaws. मतलब at the end of the day ये criminals हैं। हाँ, ये तो ठीक ऐसी बात हो गई कि कोई आदमी, कोई पॉलिटिशियन, बड़ा कद्दावर पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में छोटा राजन से प्रोटेक्शन मांगे, जैसे इंडिया में होता है। बाहुबली और क्या होते हैं, बाहुबली यही तो होते यही है। और हम इसके कई एग्जांपल्स लगातार देखते हैं और ये फैक्ट तो हमारे यूपी और बिहार में बाहुबली कौन है? बाहुबली यही तो है, यही है जो कि आउटलॉज हैं, जो कि लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को देखते हैं, और चूंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स के बारे में ना तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, ना हमने पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में एक तरह से समानता बहुत ज़्यादा रही। हाँ। दाऊद इब्राहिम का हिंदुस्तान का ऑपरेशन आप देखें, बाद में दाऊद ने जिस तरीके से पाकिस्तान में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा पैरेलल है। आपको क्यों लगता है कि हम लोग इतना अपने आप को अनभिज्ञ रखे रहे? क्यों हमने सवाल है यार अजय, इसके 2-3 मेन कारण है। मैं बताता हूँ आपके रियल रीजंस क्या है। एक तो पाकिस्तान में आपको उतना रिपोर्ट करने का, उतना लिखने का एक्सेस नहीं है। वहाँ के पत्रकारों ने जो लिखा है, रिपोर्ट किया, उनके साथ क्या क्या हुआ है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग ने भी ट्रैवल किया, लेकिन हम ज़्यादा लिमिटेड काम के अलावा आप नहीं घुस सकते थे। दूसरा, 86 के बाद की सिचुएशन दाऊद की खुद की चेंज होती है, ठीक है। 96 के बाद और चेंज होती है। इनफैक्ट अभी हमारे एक दोस्त हैं हुसैन जैदी, बहुत काम किया उन्होंने अंडरवर्ल्ड ऑफ क्राइम पे, और उनका भी एक पॉडकास्ट पेंडिंग है। तो अभी उनसे बात हो रही थी, वो नई अपनी एक किताब ला रहे हैं, कराची टू दुबई, सॉरी दुबई टू कराची। तो दाऊद के भी अलग अलग फेजेस हैं। तो दाऊद का एक वो फेज है जिसमें आप दाऊद को रीड करिए और स्टडी करिए कराची की ग्रोथ से। अब पहले ये सब नहीं हुआ है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, इसीलिए धुरंधर हिट हो गई। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने जो चीज, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें पता है, आपको पता है, मैंने कोई पहली बार रहमान डकैत का नाम नहीं सुना। जब पढ़ा तो मुझे बड़ी एक किस्म की मुस्कुराहट से आई, क्योंकि हम लोग तो सब कहानियां बहुत पहले जानते हैं। आप किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साहब की दोस्ती हो, किसी डिप्लोमेट से दोस्ती हो, तो ये सब कहानी आपको पता चली जाएंगी। पाकिस्तान कम से कम बीते 3 दशक में ये सब नाम हमारे लिए अननोन नेम्स नहीं है। असलम चौधरी, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द ट्रेड। मतलब मैंने तो कितनी बार ये कहा है कि मुंबई पुलिस में, और जब तेल की जैसी स्टोरी हमने ब्रेक की, तो मैंने कहा क्राइम ब्रांच ही असली अंडरवर्ल्ड है। बिल्कुल। तो पुलिस वालों का इस्तेमाल होता है मारने के लिए अपने विरोधियों को। इससे पुरानी कहानी तो कोई नहीं है। कोई नहीं। असलम चौधरी के YouTube पे इंटरव्यूज मौजूद है, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, जहां पर सारे सवाल उससे यही पूछे जाते हैं कि कैसे आपको इतनी बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, आपको इस लेवल का कवर मिलता है सरकार से। तो ये सब इसलिए दिया जाता था क्योंकि असलम चौधरी जो है सरकार या ऐसा के कहने पे काम करता था। बिल्कुल। तो ये कहानियां कोई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे नहीं देखा गया था। हाँ, ये बहुत वो एकदम नहीं लगने लगी। क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को, जैसे हम बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, आपने अगर गॉडफादर देखी तो नेचुरली आपको बहुत समझ में आता है कि न्यूयॉर्क का अंडरवर्ल्ड खास करके 40s 50s में किस तरह से काम करता है। सही बात है। उस किताब से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सही बात है। लाइकवाइज जब आप रशियन माफिया की बात करते हैं, वहाँ की कई सारे फिल्में, राइटअप्स आपको बताती हैं कि वहाँ यह माफिया कैसे ऑपरेट करता है, कितना निर्दयी, क्रूअल टू द एक्सट्रीम है। सही बात, जिसकी हम परिभाषा यहाँ समझ भी नहीं सकते। हाँ, सही बात है, सही बात है। पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड आज हमारे लिए आया है और उसके लिए इतना धमाल मच रहा है। इसका रिपरकशन बॉलीवुड में क्या दिख रहा है? क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन ये है, इसका रिपरकशन देखो, मैंने बॉलीवुड को चूंकि इतने करीब से देखा यार, इसका रिपरकशन कुछ नहीं होगा। अब हर बॉलीवुड वाला भागेगा पाकिस्तान पर कहानी करने के लिए। भेड़िया दसान टाइप के लोग हैं वो, ठीक है। दो बच्चे मेले में खो गए, तो 2 बच्चे मेले में खो गए वाली
कहानी जो है वो कितने सालों तक चली हाँ, आप जानते हैं। तो वहाँ के राइटर्स, अब तो नया काम हो रहा है कम से कम, नहीं तो पुराना बॉलीवुड तो कितना आइडियाज के मामले में Yes. घटिया था, आप जानते ही हैं। तो फिलहाल बॉलीवुड से तो मुझे यही उम्मीद है कि वो हर पाकिस्तान स्टोरी अब अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं से हमको भी रहमान डकैत मिल जाए कोई नई कैरेक्टर में। तो बॉलीवुड को बड़ा इनोवेटिव होते तो मैं नहीं देख रहा हूँ। राइट। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर बॉलीवुड के उन लोगों को भी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान गए हैं, तो अगर वो इतने इनोवेटिव होते, उस ज़माने में गए हैं बहुत सारे पाकिस्तान, तो फिरोज़ खान और बड़ा ही मतलब बॉलीवुड का ख़राब रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इस टाइप के लोग गए तो ये तब बना लेते ना, कहानियाँ तो तब भी मौजूद थी, तो इनको पता नहीं था क्या। तो इसलिए अब कुछ बॉलीवुड का कोई रिप्रिकॉशन नहीं। बॉलीवुड तब सोचेगा कि ये अचूक फार्मूला एक है, जिसमें फौज हो गया, ठीक है, फौज तो चलो डायरेक्ट कहानी मिल जाती है आपको। अब ये एक नया अचूक फॉर्मूला मिला है, अब घूम घूम के वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, वंस अपॉन अ टाइम इन इस्लामाबाद, वंस अपॉन अ टाइम इन लाहौर, वंस अपॉन अ टाइम इन बलोचिस्तान, तो मेरे ख्याल में आजकल उसी पे लगे होंगे कि चलिए हम लोग 2-4 स्क्रिप्ट लिख देते हैं। हम लोग, हमारी रिपोर्टाज से हमारे कम पास 4-5 कहानियों की स्क्रिप्ट मैं निकल फिल्में आएगी। प्रोड्यूस करता हूँ, मैं तो अपनी प्रोड्यूसर से भी कह रहा था, हमने कहा आ जाओ हमारे पास, हम कम से कम 20 स्टोरी तो ऐसी तुम्हें बता ही देंगे। अच्छा, फिल्म के नाम पे वो फिक्शनलाइज हो सकती है, हाँ, उसको फैक्चुअल होना जरूरी नहीं है। सही बात है। तो अजय, एक बेहतरीन जर्नलिस्ट की तरह आपने बहुत सही सवाल पूछा। तो बॉलीवुड का इतिहास और नेचर अगर आप देखिए, हाँ। तो मैं ये आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं कि अब कुछ समय के लिए वो मुंबई अंडरवर्ल्ड छोड़कर कराची अंडरवर्ल्ड में लग जाएंगे। तो कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा फिक्शनलाइज हो सकते हैं, Right. फिल्मिंग आपको सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, हाँ। तो वो अब उसमें जैसे गॉडफादर के बाद फिर कितनी और बहुत बहुत सारे, शानदार फिल्में yes. बनी। तो गॉडफादर वाज अ माइलस्टोन, बट गॉडफादर आल्सो ओपन टू द फैक्ट which was there in Italy for years. Yes, decades and decades and decades ना, तो prior कोई- to First World War. हाँ, जो Cosa Nostra जो है वो कोई इटालियन माफिया ग्रुप वो गॉडफादर के बनने के लिए वेट नहीं कर रहा था ऑपरेट करने का, तो ऑपरेट बहुत पहले से कर रहा था, वो आज भी वैसे ही चल रहा है। वो आज भी वैसे ही चल रहा है। तो सिमिलरली अभी होगा कि हाँ, ये एक सब्जेक्ट है जो इनको मिला है। अब बॉलीवुड में सब फिल्म मेकर से अगर आप बात करिए, हाई रिस्क प्रोफेशन है, तो भाई सब ढूंढते हैं ना अचूक फॉर्मूला। तो अभी का धुरंधर ने साबित किया है कि ये अचूक फॉर्मूला है, क्योंकि पाकिस्तान के साइड को देखा नहीं गया है और पहली बार दिखाया गया है, इसलिए ये स्मैश हिट हो गई फिल्म बिल्कुल, एकदम कम समय में। लेकिन अब इसी के साथ एक हम उस एस्पेक्ट पर भी आ जाते हैं इस फिल्म के, जिसके बारे में चर्चा बहुत हुई, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जिस तरह से एक छोटे से सेक्शन में, और उसमें खास करके कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट को मैं कहूँगा, जी जी, जिन्होंने ज़बरदस्ती एक नॉन इशू को, एक फिक्शनलाइज्ड प्रेजेंटेशन को, एक एजेंडा नेशनल मेन स्ट्रीम में बनाने की कोशिश की, और उसके बाद उसका नेचुरली बैकलैश भी आया। लोगों ने उसका बैकलैश बहुत ज़बरदस्त तरीके से सही लिया, बात। और अल्टीमेटली तो बॉक्स ऑफिस बताता है क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। सो ऑब्वियसली द फिल्म हैज़ प्रूवन दैट इट्स अ सक्सेस। द आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज अ सक्सेस। लेकिन ये जो एक स्मॉल सेक्शन का जो एक, मैं यूं कहूं कि डेनिग्रेटेड माइंडसेट है, शुड वी कमेंट ऑन दैट? व्हाई इज इट? मुझे नहीं लगता इस पे क्योंकि आपने बहुत सही कहा जाए, स्लिकली मेड फिल्म है, अच्छी फिल्म है, एक हकीकत, कड़वी सच्चाई को पाकिस्तान के सामने लाकर रखा गया है। अब आप उसमें 50,000 एंगल अगर ऐड कर दें, इस्लामोफोबिया ऐड कर दें, तो ये ऐड कर दें और वो ऐड कर दें, और उसको कम्युनल कलर भी दे दें, तो बियॉन्ड पॉइंट ये 10 दिन की बहस हो सकती है, लेकिन ये कोई कोर मुद्दे की बहस नहीं हो सकती। बल्कि बहस तो आपको मतलब सराहना तो इस बात की करनी चाहिए कि पाकिस्तान की एक द अगली ट्रूथ, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक कड़वी तस्वीर हमारे सामने आई है जो आज तक आपको पता नहीं थी, बिल्कुल, और जो इतनी प्रेवलेंट है, इतनी डोमिनेंट है। तो उस कमेंट की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चलो कुछ लोगों ने किया, जर्नलिस्ट ने किया, सबकी अपनी अपनी आज़ादी, अधिकार है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, इट वॉज नो एजेंडा। एब्सोल्युटली। अगर आप और हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान जानते हैं या गए हैं, तो आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, इट इज़ नो एजेंडा। ये तो एक जगह की हकीकत है। जैसे आपने नार्कोस दिखाया, साउथ अमेरिकन माफिया के
ड्रग्स की हकीकत के लिए, तो ये तो वैसे ही है, उसके अलावा क्या है आप बताइए जरा मुझे। बिल्कुल। खैर मैं उस डिबेट में तो खैर जाना ही नहीं चाहूंगा। आई डोंट थिंक आइदर ऑफ अस वुड लाइक टू वेंचर इनटू दैट एक्सट्रापोलेशन। लेकिन जैसे कुछ फिल्मों के साथ होता है आमतौर पे, आई डोंट नो वेदर एक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हाइप बनाने की कोशिश की जाती है। जी जी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रमोशनल टैक्टिक ही है भाई, सुर्खियां बटोर लो, फिल्म में चल जाएंगी अगर नहीं चल रही होंगी तो। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं अजय, और कड़वी बातें कर रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट को बहुत लोग देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फिल्म देखिए, एक स्टार का उसमें नाम बताइए जो फिल्म अपने दम पे खींच सकता है। क्या प्रमोशन करके वो निकाल लेते हैं उस फिल्म का। मैं फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता हूं। आप हीरो बता रहे हैं रणवीर सिंह, वो तो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अक्षय खन्ना गॉन, वो खुद ट्वीट कर रहा है कि अभी तक तो मुझे काम नहीं मिल रहा था, एक रात में लेजेंड हो गया। संजू, you know, like a brother to me, family to me, he's in a different league of his and period of his life। तो इसको मतलब मैं मान भी गया कि साहब बड़ी चतुराई से इसका एजेंडा बनाना है, इसको खींचना है। अरे खींचने वाले वहां हैं क्या? खींचा तो कंटेंट ने है, बिल्कुल खींचा तो परफॉर्मेंस ने है। हाँ हाँ, इसमें तो राइटर और डायरेक्टर की ये फिल्म है। एग्जैक्टली, खींचा तो फिल्म मेकर ने है, कंटेंट ने खींचा है। हाँ। और कंटेंट क्या था? क्योंकि आपने पाकिस्तान में देखा नहीं था कि ऐसा होता है। पाकिस्तान के अंदर इतने डकैत होते हैं। हिंदुस्तान में तो आपको बहुत पता है कितने डकैत होते हैं, पाकिस्तान में भी इतने डकैत होते हैं, आपने देखा नहीं था। तो क्या इसका मुद्दा बनाना? और जिन लोगों ने मुद्दा बनाया भी, तो उन्होंने फिल्म मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, जो भी उनकी मर्जी में, उनकी आजादी पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन उन्होंने फिल्म की मदद ही की है। जैसे पद्मावत फिल्म आपको याद होगी। जी जी जी। मैं उसका रेफरेंस आज इसलिए दे रहा हूँ जी। क्योंकि एक तरह से मियाँ बीवी का ही ये मामला है। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसके बारे में इतना विवाद होना चाहिए था। उसके सेट तोड़े जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें हुई। अल्टीमेटली वो सारी कंट्रोवर्सी ने फिल्म के लिए ही काम किया। हाँ, हमेशा होता है ऐसा। आज जब आप उस फिल्म को वापस पद्मावत बैठ के देख लें, मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने 5 साल बाद या 3 साल बाद उस फिल्म को दोबारा देखा होगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब इलॉजिकली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, जब इलॉजिकली किसी चीज का आप मुद्दा बनाते हैं बगैर बुद्धि और उसके दिमाग की रीजनिंग को अप्लाई करते हुए, तो आप उसी का लाभ करते हैं। आप सोचते हैं कि आप मुद्दा बना रहे हैं, आप विरोध पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये बड़े बड़े दार्शनिक कह के गए ना, इलॉजिकल ऑपोजिशन लीड्स टू जीरो रीजनिंग। तो आप वही करते हैं फिर। और आप बहुत बड़े, आपने वो पद्मावत कहा था, आज उस पर कौन चर्चा कर रहा है? मतलब वो फिल्म गायब है। वो फिल्म गायब है। आप किसी भी जो इतनी भयानक तरीके से धुरंधर देखी जा चुकी है, अभी हाँ। तो उसको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आना बाकी है। 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो धुरंधर जो आज की चर्चा है, इससे क्योंकि जब फिल्म एक्सपोज हो जाएगी, सब लोग देख लेंगे, अपनी राय बना लेंगे, समझ लेंगे, वो उस चर्चा से उतर जाएगी। तो ये चर्चा करने की फिल्म है, फिल्म की तरह देखिए, उसकी आवश्यकता क्या है ना। यही प्रॉब्लम है फंडामेंटली। इतने साल हो गए इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, उसके तनाव को, उसके एक्साइटमेंट को, और हर बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी यही कहता कहता अपनी जिंदगी उसने काट दी। भाई क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखिए ना। बिल्कुल, हम तो उसे पता नहीं क्या बना देते हैं, और खास करके हम टीवी वालों, न्यूज वालों ने तो पता नहीं और क्या क्या बना दिया। अब ये भी इस फिल्म के साथ एक फिल्म है, फिल्म की तरह देखिए। मुझे तो आश्चर्य था। पाकिस्तान एक बेहद करप्ट सोसाइटी है, दुनिया जानती है। हाँ। पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह ही डेमोक्रेसी नहीं की कोई वैल्यू नहीं कोई है। जगह नहीं। मैं तो यहां तक एक जमाने में स्टेटमेंट दे चुका हूं कि बात करना तो सीधे फौज से बात करिए ना। ये सेक्रेटरी लेवल टॉक्स क्या होता है? वहां का सेक्रेटरी क्या है, आपके लिए क्या कर लेगा? कुछ नहीं। और बहुत बवाल कट गया था उस समय जब मैंने टेलीविजन पे कहा किसी था। भी डेमोक्रेटिक तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन से आप बात करें, क्या मतलब है? मतलब किससे नहीं में मिला, नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर, मुशर्रफ, भाई ये सब सिर्फ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। आज मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं खुल के कहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के कहते, वो ज्यादा ताकतवर तब थे कि जब जनरल थे, या ज्यादा ताकतवर तब बने जब वो राष्ट्रपति बने। मेरे साथ इंटरव्यू उन्होंने कहा हाँ कि when I deposed Nawaz Sharif, he used this term, when I deposed Nawaz Sharif, जी, I felt that I had the power in Pakistan. लेकिन जब से मैं प्रेसिडेंट बना, फिर फौज चलाती थी। तो
क्योंकि मैंने एक बात यही कहा था कि क्या कश्मीर का मसला कभी सुलझ सकता है आपसे, तो उन्होंने कहा था कि फिर ऐसा करो, आप बारामुल्ला में हमारा घर जो है फिर से दिलवा दो। तो वही तो है, मैं इकलौता इंडियन जर्नलिस्ट था जेपी होटल के भीतर जब आगरा समिट हैपेंड। मेरी आंखों के सामने अजय मुशर्रफ तमतमाते हुए सुषमा स्वराज के बनाए हुए अग्रीमेंट पर, जो कि अडवाणी जिस पर डिसएग्री कर रहे थे, वाजपेयी एंड टीम वाज थिंकिंग, मेरे सामने काली गाड़ी में बैठकर मुशर्रफ गए थे वो दिन, और आज का दिन कुछ नहीं हुआ कश्मीर पे डेवलपमेंट, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब सच्चाइयां है। अब इसको कोई फिल्म बना के दिखा दे तो भाई उसको उस तरह से देखिए, समझिए, एक्सेप्ट करिए, प्रिसाइसली। बट उसका हर चीज में उसका एक एजेंडा ढूंढ लेना, तो फिर ये तो फिर मतलब फिर फौज की जो फिल्में बनती हैं पाकिस्तान से लड़ाई की, वो बंद हो जाए। और आप सोचिए, आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है, चाहे आप सनी देओल की फिल्में उठाकर देख लें, मनोज कुमार की पुरानी फिल्में उठाकर देख लें, पेट्रियटिज्म से संबंधित कोई भी फिल्म हमेशा हिंदुस्तान में सक्सेसफुल रही है। हाँ। मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहता हूँ, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आर्मी इज दी होली काउ, इंडिया में आर्मी को कोई कम नहीं पूछता है। आप आर्मी के खिलाफ यहाँ कभी दो शब्द नहीं बोल सकते, और ये लोगों की जन भावना है। सही बात। ये आर्मी ने जबरदस्ती नहीं करा। देखिए, हम लोग एक सीरीज करते थे, उस पर हम बहुत विषय हैं, आज नहीं चर्चा करेंगे, जय जवान। तो मैंने तो बहुत करीब से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों को इंडियन साइड से देखा है। बिल्कुल। हम स्टार्स लेके जाते थे, बहुत सीरीज मैंने एपिसोड्स किए हैं, तो उनके तो आपस में बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं। हाँ, बड़े आराम से वो बातचीत करते हैं। बट फौज का, उनका आर्मी पाकिस्तान की फौज का रवैया एकदम अलग है। पाकिस्तान में एक पूरा वर्ग है, एक हिस्सा है जिसका काम ही है हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलना। और अगर शायद वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है, अगर वो उनको सिखाया जाता है, अगर वो पढ़ाया एंटी जाता इंडिया है। नहीं होंगे तो शायद वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेट अस अग्री टू दिस एट लीस्ट। बट चलिए, अब तो धुरंधर 2 का इंतजार करना पड़ेगा, एक बार फिर बहस करेंगे इसमें। हाँ, धुरंधर 2 में मैं उम्मीद करूंगा, मतलब मुझे नहीं पता धुरंधर 2, धुरंधर 1 बनाने वाले ही बनाएंगे, धुरंधर 2 के 50 वर्जन और बाकी लोग बनाएंगे, लेकिन इतना मुझे जरूर नजर आ रहा है कि लोग अब पाकिस्तान की कहानियां ढूंढेंगे। हाँ, मैंने इंटरनेशनल टेलीविजन पर एक चीज नोटिस की थी, बहुत साल पहले की बात है, कि जब पाब्लोज स्टोरी गॉट अ हिट, मतलब जब वो लोकप्रिय हो गई, तो एकदम से एक ऐसा समय आया अमेरिकन टेलीविजन पर खास तौर पर कि इतने कार्टल्स निकलने वहां से चालू हो गए, और वो इतने बड़े थे और इतने ताकतवर थे, और उसमें गॉड मदर्स थी, और ठीक वैसे इटालियन माफिया के साथ हुआ था। तो वो एक लिड ऑफ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, इन माय कंक्लूडिंग पॉइंट आई से, अब ये धुरंधर ने एक लिड ऑफ दिया है, तो अब इससे देखते हैं कौन कितनी क्षमता से रिसर्च करके और क्या क्या सब्जेक्ट इससे निकाल पाता है। लेकिन सिलसिला पाकिस्तान की इस रियलिटी को दिखाने का मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा, और मुझे लगता है अच्छा भी है। अच्छा भी, हाँ बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। आखिरकार हमें दूसरी जगहों के बारे में जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। बांग्लादेश के इंटरनल डायनेमिक्स के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट अजय आपने रखा। बस मेरा इतना है कि इसको एजेंडे के तहत डालकर मत देखिए। और ये एजेंडा क्या है? आज जैसे हम बांग्लादेश के बारे में बात कर सकते हैं किस दिन एक्सटेंसिवली, आपकी भी यात्राएं हैं, मेरी भी यात्राएं हैं वहाँ। हम लोग के, मेरी वाइफ की फैमिली एक ज़माने में बांग्लादेश में रहती थी। जी जी, उनके पूर्वज वहाँ से आए थे हिंदुस्तान। तो अब एक अलग ही माहौल है जो ढाका मैंने अभी 2 साल पहले देखा। जी जी। और आज जिस ढाका की बात देख रहा हूँ, सोसाइटी अपने आप में रेडिकलाइज्ड है, बदला हुआ है, सब कुछ चेंज्ड है। आई थिंक वी हैव टू लुक आउटवर्ड्स the internal dynamics to understand us also better. That's what I feel. और एक आखिरी बात अजय, कि ये जरूरी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए है क्योंकि आप इन्हें जानेंगे तभी तो उन गलतियों से सीखेंगे ना। Precisely. आपने 90s का पीरियड जब देखा, जब आपके हाथ से मुंबई शहर में होने वाला खून खराबा इस कदर निकल गया कि आम नागरिक को घर से निकलना डर लगने लगा, तो फिर आपने 2000 और उसके बाद के पीरियड में उसको खत्म किया ना। तो आज मुंबई अलग है ना, बिल्कुल है, वरना वैसी ही चलती रहती मुंबई तो क्या हाल होता आज मुंबई शहर का। हाँ, मतलब हम लोग के अपने अर्ली डेज को अगर याद, आपने बॉम्बे में आप रहे हैं, मैं बॉम्बे में रहा हूं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इतना अंडरवर्ल्ड करीब से मैंने देखा है। तो अगर वो तमाशा चलता रहता
कि दो आदमी तमंचा पकड़ के यूपी से आए हुए लड़के सोचे कि हम और सब इंस्पेक्टर जो है हीरो बने घूम रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो वो तमाशा कहीं तो खत्म होना था। बॉम्बे का वो दौर, खैर उतने व्यक्तिगत तौर पे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मैंने 2000 के बाद से जो बॉम्बे का दौर देखा, और आपने तो मुझसे ज्यादा देखा क्योंकि हाँ, मैं बहुत पहले करीब वापस से चला देखा आया मैंने। था। लेकिन वो दौर अपने आप में कई कहानियों का सिलसिला है। हाँ, तो वो उसको खत्म तो होना ही था ना। बिल्कुल। तो इन अ वे ये भी ठीक है कि भाई ये खत्म, मतलब पाकिस्तान पे प्रेशर हो, पाकिस्तान क्या करता है वो पाकिस्तान की समस्या है, बिल्कुल। लेकिन लोग जाने तो सही, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जाने हाँ, कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ टेररिज्म नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम जैसे होम ग्रोन टेरर है वैसे ही होम ग्रोन माफिया भी है। एब्सोल्युटली। और वो लेट द वर्ल्ड नो इट, एंड इट शुड हैव बीन नोन अ लॉन्ग टाइम अगो। या अबाउट टाइम। एग्जैक्टली। सो अबाउट टाइम हम लोग भी अपनी चर्चा को यहाँ रैप करते हैं और फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और कई मसलों पर अभिज्ञान और मैं आपके सामने बहुत सारी पहलुओं को जिंदगी के आपके सामने रखते रहेंगे। थैंक यू सो मच अजय, लवली एज ऑलवेज।